हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी आरबीयूएनएल टीजी2 यूपी पीसीएल और इसरो के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हमारी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये वीडियो लेक्चर सीरीज है। इसमें आज ये जो हमारी 21 नंबर की क्लास है, इससे पहले हमारी 20 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने रेजोनेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, अपने कॉन्सेप्ट वाइज उनको कवर किया हुआ था। आज की क्लास में हम रेजोनेंस के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स यूपी आरबीएनएल टीजी2 एग्जाम के लिए आप 5 मॉक टेस्ट जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं, इसकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, इससे आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 60 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। डेडिकेटेड न्यूज टेस्ट सीरीज है ये। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, बाकी की जानकारी आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड के अंतर्गत आती है, तो इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जितने भी टॉपिक हैं आपके सभी टॉपिक्स की कंप्लीट थ्योरी आपको हैंड रिटन मिलेगी। सभी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसके लिए भी आपको अमाउंट चार्ज पे करना होगा, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से प्राप्त होगी और इसी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये सारी पीडीएफ फाइल जो कि पीडीएफ कोर्स आपको प्राप्त हो पाएगा। आइए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेजोनेंस डैश सर्किट में उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने जो रेजोनेंस की क्लास है पहली और दूसरी दोनों क्लासेस को ज्वाइन किया होगा, दोनों क्लासेस को अच्छे से समझा होगा, तभी आपको ये क्वेश्चन बन पाएंगे। और ना केवल ये क्वेश्चन करने से आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, आपको वो फैक्ट जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं उनको जरूर आपको पढ़ना होगा, तभी जाके आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो पाएगा। ठीक है, तो जो थ्योरी में कवर नहीं होता है वो यहाँ पर क्वेश्चन में कवर हो जाता है और पूरी तरीके से क्वेश्चन में आपका टॉपिक कवर नहीं हो पाता है, इसलिए उसके लिए अलग से थ्योरी जो टॉपिक वाइज हम कॉन्सेप्ट वाइज आपको थ्योरी पढ़ाते हैं सबसे पहले, उसमें कवर करवाते हैं। तो आपको पूरा ही टॉपिक कवर अच्छे से कवर करना है तो थ्योरी भी पढ़नी होगी, उसके कॉन्सेप्ट भी समझने होंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि रेजोनेंस जो होता है वो किस सर्किट में जनरेट होता है। आपको मैंने सभी प्रकार के सर्किट बताए हुए हैं। जो हमारे एसी सर्किट होते हैं वो 7 प्रकार के बनते हैं, जिसमें सबसे पहला सर्किट आपको बताया था कि जिसमें केवल एक इंडक्टर लगा हो। दूसरा सर्किट बताया था आपको जिसमें केवल एक कैपेसिटर लगा हो। तीसरा सर्किट बताया था जिसमें केवल और एक रेजिस्टेंस लगा हो। फिर इन्हीं को कंबाइन करके 3 और सर्किट बन जाते हैं और फिर तीनों को कंबाइन करके हमारा लास्ट में एक सर्किट बनता है जिसे हम RLC सर्किट कहते हैं। RLC सर्किट का मतलब होता है कि इसमें रेजिस्टेंस भी इंक्लूड है, इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है और इसमें इंडक्टर भी लगा हुआ है। जब हम आपको इसकी फैक्ट वाइज थ्योरी बता रहे थे तो उस टाइम पे आपको बताया था कि जो इंडक्टर लगा हुआ होता है, यानी कि जो हमारा इंडक्टर है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जब वो बराबर हो जाता है, दोनों इक्वल में हो जाते हैं, तो उस सर्किट का जो टोटल इंपीडेंस होता है वो 0 हो जाता है, लगभग 0 के बराबर हो जाता है। और इंपीडेंस 0 होने का मतलब ये होता है कि उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है सिर्फ वही एक्टिव मोड में रहता है उस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस को जनरेट करने के लिए। और इसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका रेजोनेंस क्रिएट होने लगता है और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो यहां पर आपका क्या आंसर बनेगा, यहां पर बनेगा आपका RLC सर्किट, यानी कि RLC सर्किट में आपका रेजोनेंस उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजोनेंस की कंडीशन के लिए यहां पर सही इक्वेशन क्या है। आपसे इक्वेशन पूछी गई है तो मैंने आपको इक्वेशन जहां पर जरूरत थी उनको ड्राइव करके भी बताया था
कि यहाँ पर आपको इस तरीके से जो कि आपका पूरा इक्वेशन निकल के आता है वो सारी चीज़ें बताई थी। तो जो आपको यहाँ पर अगर मान लीजिएगा मेरे पास एक इंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पर एक इस तरीके से, और एक ये कैपेसिटर लग गया है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिएगा मेरा एक ये ऐसी सर्किट बन जाता है। तो ये इसका रेजिस्टेंस R होगा, इसका जो इंडक्टर है वो L होगा, और जो कैपेसिटेंस है उसका C होगा। तो यहाँ पर R का, तो जब हमने Z इम्पीडेंस टोटल इम्पीडेंस निकाल रहे थे तब क्या था हमारा कि Z बराबर क्या हो रहा था, एक फॉर्मूला था हमारे पास, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यहाँ पर था XL माइनस XC इन दोनों का होल स्क्वायर, ये हो रहा था ना, ठीक है। तो इसी को हमने और थोड़ा सा अगर डिटेल में लिखना चाहेंगे तो ये XL बराबर क्या था हमारा, XL इज इक्वल टू होता था ओमेगा L, और XC इज इक्वल टू क्या हो रहा था, XC इज इक्वल टू हो रहा था 1 अपॉन ओमेगा C। आई होप आपने कल की जो यानी कि इसकी जो पिछली क्लासेस हैं वो जरूर देखी होंगी। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें कनेक्ट हो पा रही होंगी कि XL जो होता था वो ओमेगा L होता था, और XC क्या होता था 1 अपॉन ओमेगा C होता था। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता था कि जब XL और XC बराबर हो जाते थे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। भाई XC अगर मान लीजिएगा XL 5 हो जाएगा और XC भी 5 हो जाएगा, तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा टोटल, ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका, Z इक्वल टू बचेगा आपका यहाँ पर अंडर रूट R स्क्वायर, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा पूरा 0 हो गया, और फिर फाइनली बचेगा Z बराबर R। तो यही तो आपको रेजोनेंस जनरेट कर रहा था। रेजोनेंस जनरेट इसलिए हो रहा था क्योंकि जो आपका वहां पर ये जो RLC सर्किट है, इसमें जो L वाला पार्ट है और इसमें जो C वाला पार्ट है, इसका जो L की अगर बात करें तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, और C की अगर बात करें तो इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। दोनों की वैल्यू यानी बराबर होती है, तो पूरा का पूरा इम्पीडेंस ही 0 हो जाता है। और इम्पीडेंस 0 होने का मतलब होता है कि सिर्फ यहाँ पर R ही रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहा है, और इसी स्थिति को क्या कहते थे, रेजोनेंस कहा जाता था। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो XL और XC है, इसकी वैल्यू जब बराबर होती है तभी आपका यहाँ पर क्या जनरेट होता है, रेजोनेंस जनरेट होता है। इसको हम थोड़ा और अगर खोल के लिखना चाहते हैं, मान लीजिएगा XC और XL को लिखना चाहें, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये बन सकता है ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ध्यान रखना, आपको ये वाला आंसर भी टिक करना होगा। अगर वहां पर मान लीजिएगा ये सीधा सीधा इस तरीके से नहीं लिखा है, वहां पर लिखा हुआ है ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, तो ध्यान देना है, ये वाला आपको आंसर टिक करना है, ये वाला मत टिक कर देना ओमेगा L इज इक्वल टू ओमेगा C। तो ये डायरेक्ट ओमेगा C नहीं होता है, बल्कि ये होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये आंसर भी बन सकता है और ये आंसर भी बन सकता है, जैसा भी चाहे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारा जो हमारे सर्किट थे वो फिर रेजोनेंस सर्किट दो प्रकार के बनते थे, एक था आपका सीरीज वाला और एक था आपका पैरेलल वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि जो सीरीज रेजोनेंस होता है उसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है। ये हमने अच्छे से ड्राइव करके आपको बताया था पूरा फॉर्मूला कैसे निकल के आया था ये फॉर्मूला। इसकी अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले की बात करूँ तो ये फॉर्मूले की फ्रिक्वेंसी बनती है हमारी 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, ठीक है। तो यहाँ पर L क्या हो जाता है, L जो इंडक्टर वहां पर लगा हुआ है उसकी वैल्यू, और C क्या हो जाता है, जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी वैल्यू। और इस फॉर्मूले में हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमारी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो निकल के आ जाती है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदी में लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आपके टेक्निकल वर्ड है मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ तो आप उसे सुन भी सकते हैं। मैं यहाँ पर बार बार दो तीन तीन बार नहीं लिख सकता कि अलग अलग लैंग्वेज में इसको पहले टाइप करूँ फिर आपको यहाँ पर वीडियो बना के बताऊँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपरेट किया कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि सीरीज रेजोनेंस जो होता है उसका क्यू फैक्टर क्या होता है। क्यू फैक्टर की यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है। तो क्यू फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछी गई है, ये पूछी गई है सीरीज रेजोनेंस सर्किट के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए क्यू फैक्टर की वैल्यू होती है VL अपॉन V, ये भी होती है और ये भी होती है VC अपॉन V। VL क्या है, VL होता है जो हमारा इंडक्टर लगा हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर सर्किट की बात करें, RLC सर्किट की बात करें, तो ये बन जाएगा हमारा इंडक्टर और ये हो जाता है हमारा रजिस्टर और यहाँ पर हो जाता है हमारा एक कैपेसिटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक सर्किट बन जाता है।
तो यहाँ पर इसके टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, VL कहते हैं। यहाँ पर VL कहने का मतलब कि ये वोल्टेज है जो कि इंडक्टर के टर्मिनल पर अप्लाई हो रहा है। और टोटल सर्किट का जो वोल्टेज होता है जो कि V होता है, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है, Q फैक्टर निकल के आ जाता है। इसी तरीके से एक और यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है जो कि कैपेसिटर जो है उसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है वो, और जो टोटल सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी वैल्यू को अगर हम इस तरीके से रेशियो में लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये भी हमारा क्यू फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, दोनों यहाँ पर सही है, इसलिए यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन। आप देख रहे हैं जिसमें ए और वी दोनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के अंतर को क्या कहते हैं। यहाँ पर यानी कि हमारे पास एक कट ऑफ है फ्रिक्वेंसी जो कि हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और एक हमारी लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। इसको अगर हम एक दूसरे से घटा देते हैं, इसको अगर हम इस तरीके से माइनस कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में से लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को घटाना कहा जाता है बैंड चौड़ाई, या फिर इसको हम बैंड विड्थ भी कह सकते हैं। यानी कि बैंड विड्थ क्या होती है हमारी, हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब F2 माइनस F1, इसी को क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई या फिर बैंड विड्थ। बैंड विड्थ का मतलब क्या होता है, बैंड विड्थ यानी कि हाई और लो फ्रिक्वेंसी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी हो जाती है जिसके अंतर्गत जितनी भी फ्रिक्वेंसी आती हैं वो सारी फ्रिक्वेंसी हमारे उस सर्किट से पास हो जाती हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिएगा मैंने कह दिया कि मेरे पास एक फ्रिक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज की और एक फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर 20 मेगाहर्ट्ज की, तो मैंने अपने सर्किट को 10 मेगाहर्ट्ज और इस तरीके से 20 मेगाहर्ट्ज की लो और हाई फ्रिक्वेंसी के बीच में इसको सेट कर दिया। तो इसके अंदर जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही है, चाहे वो 11 मेगाहर्ट्ज हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, इस तरीके से इसके अंदर जितनी भी फ्रिक्वेंसी इस रेंज के अंतर्गत आती हैं उसी को बैंड विड्थ या फिर बैंड चौड़ाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बैंड चौड़ाई का मान क्या होता है। तो अभी अभी आपको बताया बैंड चौड़ाई क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी में से अगर हम लो फ्रिक्वेंसी को हटा देते हैं तो जो बैंड चौड़ाई निकल के आती है वो ही आपका यहाँ पर बैंड चौड़ाई कही जाती है, या इसको हम बैंड विड्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा आपका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिलेक्टिविटी का मान क्या होता है। सिलेक्टिविटी क्या होती है, सिलेक्टिविटी की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो सिलेक्टिविटी जैसे आपको कोई फ्रिक्वेंसी को सेट करना है, कोई फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पर जो सर्किट की है वो, और जो आपकी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ क्या होती है F2 माइनस F1, हाई फ्रिक्वेंसी में से लो फ्रिक्वेंसी को आप घटा देते हैं तो वही आपकी बैंडविड्थ बनती है। तो उसका जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं, सिलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी को हमें सिलेक्ट करना है उसमें से। सर्किट में जो फ्रिक्वेंसी हमारी बहुत सारी जो जैसे बैंडविड्थ में से कोई फ्रिक्वेंसी पास हो रही है हमारे सर्किट में से, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को हमें सेट करना है, तो उसको सेट करने के लिए क्या कहते हैं, सिलेक्टिविटी कहते हैं। और उसको कैसे सेट करते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंड चौड़ाई का मान बढ़ाने पर सिलेक्टिविटी का मान में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर पूछा है कि बैंड चौड़ाई की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो सिलेक्टिविटी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है। बैंड चौड़ाई आपको बताया, बैंड चौड़ाई क्या होती है, F2 माइनस F1। बैंड चौड़ाई और बैंड विड्थ दोनों एक ही बात होती है। अगर इसकी वैल्यू को मान लीजिएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्टिविटी की बात करनी है, तो सिलेक्टिविटी का अभी अभी फॉर्मूला आपको बताया ये होता है, ये टोटल फॉर्मूला आपका सिलेक्टिविटी का। अब इसमें से अगर नीचे वाली वैल्यू आपकी बढ़ जाती है तो आपकी जो बराबर में जो है वो सिलेक्टिविटी निकल के आती है, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जो भाग दे रहे हैं उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में पावर फैक्टर क्या होता है। अब देखिए ये सीरीज के लिए पूछा गया है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में अगर पावर फैक्टर की बात करें और
अगर समानांतर अनुनादी सर्किट या फिर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में भी पावर फैक्टर की बात करें तो दोनों में बराबर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने दोनों में आपको जब इसका कॉन्सेप्ट बता रहा था, जब इसकी थ्योरी बता रहा था, तब भी आपको बताया था कि जो आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है और आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है, उसका पावर फैक्टर दोनों का एक ही होता है। एक का मतलब 1 होता है। तो इस 1 को हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिट भी कह सकते हैं या फिर इसको इकाई भी कहा जाता है। तो ये क्या आंसर बनेगा आपका, एक यूनिट या फिर इकाई इसका सही आंसर बनेगा। ध्यान रखना ये श्रेणी के लिए भी यही होता है और समानांतर के लिए भी यही होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में करंट फ्लो होने पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है। देखिए, जब हमारा कोई सर्किट होता है, जब वो किस तरीके से है, उसमें कोई करंट फ्लो हो रही है नॉर्मल, जब वो रेजोनेंस जैसी कंडीशन में नहीं है तो उसकी टोटल इंपीडेंस क्या होती है, उसमें टोटल इंपीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। एक्चुअली मेरा ये जो पेंटेव है ये थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रही है। इसको चेंज कर लेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है, बाद में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, मैं इसको 1-2 दिन में चेंज कराता हूँ। तो ये जो आपका कोई भी सर्किट है, पहले मैं नॉर्मल सर्किट की बात कर रहा हूँ, ना वो सीरीज में है ना वो समानांतर है, कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल की बात की जा रही है। तो उसका उस सर्किट का टोटल इंपीडेंस क्या होगा। इंपीडेंस का मतलब उस सर्किट में कुल कितना प्रतिरोध जनरेट होगा। तो वो जनरेट होगा उसमें जो रेजिस्टेंस लगा है उसकी वैल्यू के वर्ग के बराबर, और जो वहां पर इंडक्टर लगा है उसके इंडक्टिव रिएक्टेंस में से अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू को हटा देते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं, फिर इसको अंडर रूट कर देते हैं, तो जो टोटल वैल्यू निकल के आती है उसी को इंपीडेंस कहा जाता है। जब आपका सर्किट श्रेणी में होता है तो श्रेणी में क्या होता है कि वहां पर जब रेजोनेंस क्रिएट करना होता है तो ये कंडीशन जीरो करनी होती है, यानी कि एक्सएल की वैल्यू एक्स सी की वैल्यू को यहाँ पर बराबर करना होता है, तभी ये कंडीशन जीरो बनेगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका इंपीडेंस खत्म हो जाएगा या फिर इंपीडेंस बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगा। इंपीडेंस न्यूनतम होने का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रतिरोध कम होगा। और किसी भी सर्किट में जब आपका प्रतिरोध नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी करंट बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना इस बात को, कि जब आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको एक एक चीज यहाँ पर बता दी है कि ये किस वजह से हो रहा है। तो क्या होगा आपका, अगर कोई आपका इस तरीके से सीरीज में रेजोनेंस सर्किट है तो उसमें जो करंट फ्लो होती है उसमें हाई करंट फ्लो होती है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजोनेंस की स्थिति में जो आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसका जो इंपीडेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी में परेशान मत होइए, मैं हर एक वर्ड को इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन में बात की गई है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात की गई है और उसका इंपीडेंस क्या होता है ये आपसे कहा गया है। तो यहाँ पर इंपीडेंस क्या होता है, लो हो जाता है। कैसे हो जाता है, यही फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि जब हमारा, ये वाली बात याद रखिए ना आप, कि जब हमारा सर्किट होता है कोई सीरीज में होता है और उसको हमें जब रेजोनेंस बनाना होता है, उसको रेजोनेंस सर्किट बनाना होता है, तो उसके इंपीडेंस को हमें खत्म करना होता है। वो कैसे खत्म होता है, वो तभी खत्म होता है यानी कि जब वो कम होता है, क्योंकि वो आर के बराबर में आना चाहिए। और ये आर के बराबर में तभी आता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि जो इंडक्टर के द्वारा प्रतिरोध जनरेट किया जा रहा है और कैपेसिटर के द्वारा जो प्रतिरोध जनरेट किया जा रहा है, उनकी दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, तभी आपका वो सर्किट सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहलाता है। तो इस कंडीशन में जब उसका इंपीडेंस की वैल्यू हम लो कर देंगे तभी वो सर्किट सीरीज रेजोनेंस सर्किट बन पाएगा। समझ गए इस बात को। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का दूसरा नाम क्या होता है। यानी कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं यहाँ पर हार्मोनिक्स सर्किट, यहाँ पर समस्वरित हार्मोनाइज सर्किट कहते हैं एक्चुअली में इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना ये क्या कहलाएगा आपका, हार्मोनाइज्ड सर्किट। ये करता क्या है, ये करता है आपकी, अगर आप किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करना चाहते हैं, जैसे आपके चैनल में से बहुत सारी फ्रिक्वेंसी जा रही है, 10 से 20 हर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसी जा रही है, अब आपको 15 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करना है,
वहां से जाने नहीं देना है, तो आप सेट कर देंगे 15 हर्ट्ज पर उसको। तो क्या करेगा, 15 हर्ट्ज वाली को ब्लॉक करेगा, बाकी सबको जाने देगा। इसीलिए इसका दूसरा नाम कहा जाता है समस्वरित, या फिर इसको हार्मोनाइज्ड सर्किट भी कहते हैं। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में डैश के जो इसकी काल्पनिक वैल्यू होती है उसकी वैल्यू को अगर जीरो किया जाता है, यानी कि किसकी, जो हमारी यहाँ पर इमेजनरी वैल्यू है उसकी वैल्यू को जीरो करते हैं। तो इमेजनरी वैल्यू किसकी जीरो की जाती है, यहाँ पर बात की गई है आपके पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में अगर हम सेलेक्टिविटी, सॉरी, यहाँ पर एसेसिबिलिटी की बात की गई है, यहाँ पर सिलेक्टिविटी नहीं, एसेसिबिलिटी, प्रवेश्यता की बात की गई है, जिसको एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी को अगर हम यहाँ पर उसकी जो इमेजिनरी वैल्यू है उसको जीरो करते हैं, तभी हमारा जो सर्किट है वो किस तरीके का कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में करंट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है। देखिए, इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था जिसमें सीरीज की बात की गई थी, यानी कि श्रेणी जो रेजोनेंस सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू क्या निकल के आई थी, हमारी हाई निकल के आई थी। कैसे निकल के आई थी, क्योंकि वहां पर इंपीडेंस लो हो रहा था। लेकिन समानांतर रेजोनेंस सर्किट में श्रेणी रेजोनेंस सर्किट के जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर जो इंपीडेंस होता है ना वो इनफाइनाइट हो जाता है, Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है इसमें, इनफाइनाइट। जैसे उसमें Z क्या हो रहा था, लगभग जीरो के बराबर हो रहा था, पर यहाँ पर Z इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जब आपका प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो धारा तो कम हो ही जाएगी ना, तो यहाँ पर करंट क्या फ्लो होगी, यहाँ पर न्यूनतम फ्लो होगी, क्योंकि इंपीडेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट क्या होगा, बहुत ही कम होगी। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में जो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है उसकी प्योर वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, यानी कि वो किस में बदलती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फिर से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, और इसमें अगर एक्सेसिबिलिटी प्योर किसकी फॉर्मेट में बदलती है, तो ये आपकी यहाँ पर जो आपकी कंडक्टिविटी है उसमें बदल जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, हालांकि हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर नहीं हुए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर फैक्ट वाइज थे वो मैंने इसकी थ्योरी में भी बताए थे। हर पॉइंट पे मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, यहाँ से बन के आता है। तो आपको यही करना होगा कि आपको उसका जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ थ्योरी में वो पढ़ना होगा, और जो कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता पाता वो मैं क्वेश्चन में कवर करवा देता हूँ। ऐसे मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूँ। तो आपको दोनों को ही पढ़ना होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका टॉपिक बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट में मैं आपको हर पॉइंट पे बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप जो थ्योरी है उसको भी अच्छे से कवर कर रहे होंगे, उसको भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चंस को भी पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, यूपीआरबीएनएल, TG2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 5 मॉक टेस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं, इसे आप जुड़ सकते हैं। डेडिकेटेड ये न्यू टेस्ट सीरीज है। इसके लिए क्या करना होगा, 60 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा आपको, और यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको बाकी की जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप इसको परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इससे भी जुड़ सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।